Hi everyone, this is Sudhir Singh and welcome you all to my YouTube channel Mr. Adamant. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पीओ, एसओ एंड क्लर्क ज्वाइनिंग के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, एम्प्लॉयज़ एंटीसीडेंट और कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म। वो कैसे फिल करना होता है वो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट लिंक्स दी हुई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए प्रीफिल्ड फॉर्म का तो ये मेरी वेबसाइट पे के डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है क्लर्क, एसओ एंड पीओस के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंटीसीडेंट फॉर्म में यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करना होता है। ये फ़ोटो मोस्ट प्रोबेबली वही होना चाहिए जो आपने आईबीपीएस, पीओ, एसओ या क्लर्क के फॉर्म में पेस्ट किया हुआ हो। बाय एनी चांस अगर वो फ़ोटो नहीं है आप कोई अदर फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हो। इस प्लेस पे आपको लिखना है जोनल ऑफिस जहाँ पे है। जैसे अगर जोनल ऑफिस मुंबई में एमएमजेडओ जोनल ऑफिस है तो एमएमजेडओ लिखना है, पुणे जोनल ऑफिस है तो पुणे लिखना है इस प्लेस पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सारा फॉर्म ब्लॉक लेटर्स में भरना है, कैपिटल लेटर्स में। सबसे पहला है आपका फुल नेम, सरनेम फर्स्ट आना चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट पे जैसा भी नाम लिखा हो वही नेम की स्पेलिंग यहाँ पे आएगी, उसमें भी सरनेम फर्स्ट आएगा। तो सिंह में सरनेम था, देन नेम आएगा आपका। देन नेक्स्ट आता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, फुल एड्रेस आना चाहिए। जहाँ भी आप प्रेजेंटली रह रहे हो वहाँ का एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस में आपका रूम नंबर आना चाहिए, देन सोसाइटी आनी चाहिए, देन लोकेलिटी आनी चाहिए, सिटी आना चाहिए, देन पिन कोड आना चाहिए, और लास्ट में जो स्टेट में हो वो आना चाहिए। तो ऐसा पूरा फुल एड्रेस आना चाहिए। नेक्स्ट है आपके होम टाउन का एड्रेस। किनका होम टाउन एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम रहता है तो दोनों सेम लिख सकते हो। बहुत लोगों का होम टाउन एड्रेस अलग रहता है तो उसमें अलग एड्रेस लिखना होता है। देन प्लेस एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का स्टेट, सिटी लिखना है। देन ब्रैकेट के अंदर वो सिटी किस स्टेट में आती है वो लिखना है। नेक्स्ट एड्रेस लिखना है हमको लोकल पुलिस स्टेशन का। हर एक सिटी में एक पुलिस स्टेशन होता है नियर बाय में। वो पुलिस स्टेशन का पूरा एड्रेस लिखना है। तो मैं दीवा सिटी में रहता हूँ तो दीवा सिटी का मैंने लोकल पुलिस स्टेशन का एड्रेस लिखा है। तो आपको जस्ट जो भी सिटी में रहते हो वहाँ पे मोस्टली सबको पता होता है कि कहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन है। अगर नहीं पता है तो आप वो सिटी के हिसाब से सर्च कर लेना। देन हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर रहता है या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस रहता है। आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कि पुलिस हेडक्वार्टर का है या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस का है। तो मेरा थाने डिस्ट्रिक्ट था तो मैं थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए पुलिस हेडक्वार्टर एड्रेस ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस एड्रेस ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट ऐसा सर्च किया तो मुझे ये एड्रेस मिला था, और ये एड्रेस मैंने वहाँ पे डाल दी। देन नेक्स्ट है कि अगर आप कोई अदर कंट्री के निवासी थे और वहाँ से माइग्रेट होके इंडिया में आए थे तो उसका पूरा डिटेल लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट्स का ये नो ही रहता है, यहाँ पे नो लिखना है। देन नेक्स्ट है आपके लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी एड्रेस चेंज हुए हैं, जहाँ जहाँ जगहों पे आपने रहा है उसका पूरा डिटेल लिखना होता है। ये डिटेल उनको चाहिए रहता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ये डिटेल पूरा करेक्ट लिखना रहता है। अब लास्ट 5 ईयर्स में अगर मोर देन 1 ईयर कहीं पे भी रह रहे हो लास्ट 5 ईयर्स में तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। मैंने लास्ट 5 ईयर्स में 2 जगह रहा हूँ। एक यहाँ पे मुंब्रा में, देन उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है, थाने में। देन फ्रॉम डेट टू डेट लिखना है। ये डेट एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एग्जैक्ट डेट सबको नहीं याद होती, ईयर याद होगा तो उसके हिसाब से मंथ और डेट आप सेलेक्ट कर लेना। एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद होगी। देन टू डेट। देन सेकंड मैं रहा हूँ दीवा में, थाने
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। देन आपको डेट लिखना है, और मैं अभी तक दीवा में ही रह रहा हूँ तो टिल डेट आ गया। देन यहाँ पे फादर्स के डिटेल डालने हैं, आपका फादर नेम, जो भी आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स पे नेम लिखे हो वो सेम नेम यहाँ पे लिखना है। देन फादर का एड्रेस, कहाँ पे फादर रहते हैं, अगर फादर डिसीज्ड है तो लास्ट कहाँ से डिसीज हुए थे वहाँ का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। देन फादर का नेटिव और होम टाउन एड्रेस लिखना है, कहाँ पे उनका होम टाउन था वो एड्रेस यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी पूरी लिखनी। देन उनका प्रोफेशन क्या है, अगर सर्विस में है तो उनका डेजिग्नेशन क्या है। देन उनका ऑफिस एड्रेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देन अगर कोई मैरिड गर्ल है तो उनके हस्बैंड का डिटेल्स भी लिखना है। तो उनके यहाँ पे हस्बैंड का नेम आएगा, हस्बैंड का प्रोफेशन आएगा, हस्बैंड का डेजिग्नेशन आएगा एंड हस्बैंड का ऑफिस एड्रेस आएगा। जो मैरिड गर्ल नहीं है या बॉयज़ के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, जस्ट डैश कर देना है। देन नेक्स्ट है नेशनैलिटी लिखना है, तो फादर की नेशनैलिटी, मदर की नेशनैलिटी, कोई मैरिड है तो उनके हस्बैंड एंड वाइफ की नेशनैलिटी लिखना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको DD MM YY के फॉर्मेट में लिखना है। देन एज एज ऑन 31 मार्च 2024, जो भी एज होगा आपको वो ईयर्स एंड मंथ्स में लिखना है। देन एट द टाइम ऑफ मैट्रिकुलेशन आपकी एज कितनी थी। सो मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ था 2011 में, तो मेरी एज इतनी थी और मंथ्स इतना था। और ये मंथ कौन से बेसिस पे आएगा, आपके रिजल्ट डेट के बेसिस पे आएगा। तो मेरा क्लियर हुआ था जून में, तो जून के हिसाब से और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितने मंथ्स हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। देन आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन से फॉर्मेट में लिखना है, सिटी लिखना है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ, देन अंडर ब्रैकेट स्टेट लिखना है। देन आपका रिलीजन लिखना है, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। कैटेगरी लिखना है, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देन सब कैटेगरी होती है SC ST OBCs में, तो सब कैटेगरी लिखना है। अब नेक्स्ट डिटेल आएगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th से स्टार्ट करना है। 10th से जैसे जैसे आपने एजुकेशन किया वो पूरी डिटेल लिखना है। सो जैसा कि मैंने फिल किया हुआ है, सबसे पहले आपका नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज आएगा। देन अंडर ब्रैकेट में उसका एड्रेस आएगा। यहाँ पे इतनी जगह नहीं रहती, तो एड्रेस को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे लोकेलिटी एंड सिटी एंड पिन कोड, बस इतना लिख सकते हो। अब डेट ऑफ एंटरिंग एंड डेट ऑफ लिविंग लिखना है। डेट ऑफ एंटरिंग लोगों को याद नहीं रहता, एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद रहती, लेकिन मंथ याद रहता है एंड ईयर याद रहता है। तो आप उसके हिसाब से अपने मन से कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हो, बाकी मंथ और ईयर तो सबको याद रहता है। डेट ऑफ लिविंग में आपको आएगा जो भी रिजल्ट पे डेट दी हुई है आपके, वो आएगा। देन एग्जामिनेशन पास्ड SSC, जो भी बोर्ड होगा या जो भी 10th है वो लिखना है। देन ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है। नेक्स्ट है मैंने डिप्लोमा किया था, तो डेट ऑफ एंटरिंग लिविंग लिख दिया, एग्जामिनेशन कौन सा था वो लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग। नेक्स्ट बीटेक किया था, सो बीटेक की यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। और इसमें एक कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि जो 10th किए हैं उसमें पूरा 10 इयर्स लिखना है, जैसे कोई कोई फर्स्ट से 10th तक लिखता है तो वो 10 इयर्स आ जाता है डेट ऑफ एंटरिंग एंड लिविंग में। सो वो नहीं करना है। 10th में आपने एक ही साल पढ़ाई की है, सो बस एक साल का ही डिटेल्स लिखना है। सो इसलिए मैंने 10th में एक साल का डिटेल लिखा है। अब नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपने काम किया है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस पीपल के लिए है जो जिन्होंने पहले काम किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने से पहले। सो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना है। उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम, अंडर ब्रैकेट उसका एड्रेस, कौन सी डेजिग्नेशन पे आप थे। देन पीरियड, कब से कब तक काम किया है। ये पीरियड आपको एक्सपीरियंस लेटर में मिल जाएगा कि कब से कब तक काम किया। रीजन फॉर लिविंग क्या था, सैलरी पर्पस के लिए लीव किया या ग्रोथ के लिए लीव किया। सेम मैंने 2 जगह काम किया है तो दोनों की डिटेल्स यहाँ पे डाल दी हूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन है ये कि
कोई भी केसेस पेंडिंग वगैरह है तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालना है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं है, क्योंकि बाद में अगर पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पता चला और आपने ये चीज़ें छुपाई तो आपको ज्वाइनिंग के बाद भी दिक्कत आ सकती है। सो 14 पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी केस में अरेस्ट हुए हो या कन्विक्ट हुए हो कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से, तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखना है कि रीज़न क्या था आपके अरेस्ट होने का। देन रीज़न के बाद आपको लिखना है कि कौन कौन सी धाराएं आप पे लगी है, जैसे 302 हो गई, 304, बहुत सारी धाराएं होती है। सो कौन कौन सी धाराएं लगी है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट है कि अगर कोई भी कोर्ट केस आप पे पेंडिंग है अगेंस्ट यू जो इन्वॉल्व करता है मॉरल टर्पिट्यूड को, सो कोई भी केस पेंडिंग होगा तो वो केस का पूरा डिटेल लिखना है कि क्या केस पेंडिंग है और कौन कौन सी धाराएं लगी है आप पे, वो चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी केस पेंडिंग है अगेंस्ट यू, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, बीएसआरबी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी केसेस पेंडिंग है तो आपको यहाँ पे पूरा उसका डिटेल लिखना है। तो ये केसेस बेसिकली चीटिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह कर रहे हो, पकड़े गए हो तो यूनिवर्सिटी या कोई भी बोर्ड केस रजिस्टर करता है उसके अगेंस्ट। तो ये सारी डिटेल लिखना है अगर आपके ऊपर है तो, अगर नहीं है तो नो लिखना है। देन नेक्स्ट है कि वॉज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली एवर अरेस्टेड, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी अरेस्ट हुआ है या कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है अगेंस्ट मॉरल टर्पिट्यूड, देन उसका पूरा डिटेल्स लिखना है कि क्या केस था और कौन कौन सी धाराएं लगी। अब नेक्स्ट आता है कि फैमिली मेंबर कौन कौन से लोग फैमिली मेंबर में काउंट होंगे। सो फैमिली मेंबर में बस कुछ ही लोग काउंट होंगे, जैसे ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, मदर, फादर एंड देन ब्रदर एंड सिस्टर, बस इतने ही लोग काउंट होंगे फैमिली मेंबर में। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग अंकल, आंटी, देन बुआ, फूफा, इन लोग को भी काउंट करते हैं, बट इनको काउंट नहीं, कजन्स को भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन इनको काउंट नहीं करना है। बस फैमिली मेंबर में क्लोज वाले काउंट होंगे, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, बस इतने ही लोग काउंट होंगे। देन नेक्स्ट भी है फैमिली मेंबर से रिलेटेड कि अगर कोई भी केस अगेंस्ट उनके पेंडिंग है तो उनका सारा डिटेल्स और कौन कौन सी धाराएं लगी है वो लिखना है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे साइन करना है। साइन के बाद आपको प्लेस जहाँ पे भी आपका डीबी होने वाला है उधर का प्लेस आपको लिखना है। देन जो डेट लिखना है, डेट मोस्ट प्रोबेबली डेट ऑफ ज्वाइनिंग आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि यहाँ पे अभी डेट मत लिखिए, क्योंकि आप लोग का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ डीवी दोनों अलग अलग दिन है। तो इसलिए डेट का प्लेस खाली छोड़ देना, और जब आप डीवी के लिए जाओगे तो वहाँ पे पूछ के ये सारी डिटेल्स डेट ऑफ मतलब डेट वहाँ पे डाल देना फॉर्म पे। So that's it from the today's video regarding how to fill employees antecedent और character attestation form। ये वीडियो देख के आप अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।